Hello everyone, welcome to Educate. I'm Sakshi and we were discussing Sandeep Garg. हमने वैल्यू एडेड मेथड कर लिया है. अब सेकंड मेथड पे हम चलते हैं विच इज योर इनकम मेथड. ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है. मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड पे आता है. ध्यान से समझिएगा, आज एक एक डिटेल मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ. लास्ट में हम ब्रीफिंग भी करेंगे, बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक एक पॉइंट कहाँ से इनकम मेथड का यूज होता है. Income method measures a national income from the perspective of factor income. Basically जो factor income थी land, labor, capital, enterprise के बदले में rent, wages, interest and profit जो मिला था उसकी बात कर रहे हैं. अंडर दिस मेथड इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर देयर रिस्पेक्टिव सर्विस ड्यूरिंग ए ईयर आर एडेड अप. तो जितनी भी इनकम रेजिडेंट्स ने रिसीव की हैं अलग अलग जो भी उनके रिस्पेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करके, वो यहाँ पे सब ऐड होंगी सो दैट कि हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकें. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल इनकम्स दैट अक्रू to factor of production by way of wages, profit, rent, interest are summed up to obtain the national income. National income का दूसरा नाम है distributed share method and factor payment method. Hopefully clear होगा. चलते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम को जानते हैं. तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो आपका दो तरह से होता है, वो अभी हम देखेंगे. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रेफर टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस. जो जो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है उसके बदले में जो पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करेगा वो सब यहाँ पे आएंगे. 3 एलिमेंट्स होते हैं इसके. वन इज वेजेस एंड सैलरी इन कैश. वेजेस और सैलरी कैश में देखेंगे. इट इंक्लूड्स ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक वेजेस, सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंस, कमीशन. ये सारी चीजें इसमें आएंगी, कैश में हमें मिलती हैं. Any reimbursement of business expenses incurred by employer will be excluded from COE as such expenses are part of intermediate consumption of business enterprise. क्योंकि जैसे कहीं पे आपको बिजनेस पर्पस के लिए भेजा है बिजनेस एक्सपेंस पे, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि बिजनेस उसको अपने एज एक्सपेंस शो कर चुका होगा, तो वो पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन है. नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरी इन काइंड. ये कैश में था, अब काइंड में कैसे मिलती है. आपको हाउस मिला है रेंट फ्री, ठीक है, कार मिली है, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज मिली हैं, ये सभी चीजें आपकी वेजेस इन काइंड है. एंड ये भी आपकी जो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड होती हैं. Third is employer contribution to social security scheme. It includes contribution made by employer for the social security of employees. जैसे कि contribution to provident fund, gratuity मिलती है, labor welfare funds, ये सब भी आपको social security के उस पे मिलते हैं, provident, ये सब आपकी जो basically employee की बेनिफिट के लिए होती हैं. तो ये भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, ये भी आपके ऐड होंगी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में. द एम ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इज टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज. तो ये सभी ऐड होंगे. एक बार ये 2 पॉइंट्स यहाँ रह गए हैं. वन इज हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड एनी फैसिलिटी विच इज नेसेसरी फॉर वर्क. काम के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे नहीं होंगी. इन विच एम्प्लॉय डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म टू बी वॉर्न ड्यूरिंग वर्क ओनली और vehicles to be used for work only. Such payments are intermediate consumption. अच्छा, ये आपकी wages and kind में नहीं आएंगी. ओके, नेक्स्ट इज, इसके बारे में क्या बता रहे हैं. एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी टू एन एम्प्लॉय इज नॉट द पार्ट ऑफ COE एज द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट द एम्प्लॉयर. ठीक है, इंजर्ड, ये भी देखो, ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है. चलो, ये हो गया है. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में 3 चीजें देखनी है. वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. ये तीनों आपके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आएंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आएंगे. और फैक्ट कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम का पहला जो है COE वो हमारा हो गया है. अब सेकंड की बात करते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी. रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेज फ्रॉम ओनरशिप एंड लैंड बिल्डिंग. आपकी कोई बिल्डिंग है, आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, तभी आपको इनकम जनरेट होती है. रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल इनकम एज वेल एज इम्प्यूटेड. एक्चुअल मतलब आपने एक्चुअल में लेट आउट किया है अपना लैंड, या फिर आप उसको खुद सेल्फ कंजप्शन या सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो प्रॉपर्टी, दोनों ही रेंट आपके इंक्लूड होंगे. इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर
ऑक्यूपाइड हाउसेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो जो मार्केट, अगर आपने खुद ऑक्यूपाई किया है तो मार्केट में जो रेंटल वैल्यू चल रही है उस बेसिस पे वो इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट इज रॉयल्टी। रॉयल्टी रेफर टू इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सॉइल एसेट्स। For example, owners of mineral deposits like coal, iron ore, natural gases can earn income by giving right to mining to the contractor. आपकी माइन है और आपने कॉन्ट्रैक्टर को उसको यूज करने को दे दिया, राइट? या आप कोई लैंड है उसको लीज पे दे दिया तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट was compensation of employees, second is rent and royalty। ये हम इनकम मेथड कर रहे हैं तो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेफर टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लैंडिंग फंड्स टू प्रोडक्शन यूनिट। आपने कुछ अमाउंट दिया है एज अ लोन और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय एंटरप्रेन्योर। इस पे दो तरह का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विस ओनली। लेकिन वो जो लोन है प्रोडक्टिव सर्विस के लिए होना चाहिए और वो प्रोडक्टिव सर्विस के लिए लोन लिया गया है और वहां से आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पेड बाय अ फर्म टू हाउस होल्ड और इंटरेस्ट पेड बाय अ बैंक टू इंडिविजुअल विल बी इंक्लूडेड in the interest income as it contributes to production of goods and services. However, interest paid by household is not included as a loan is taken to meet consumption expenditure। देखो प्रोड्यूसर को जो दिया ठीक है वो तो आपका वहां पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के वर्क में वो उसको यूज करेगा, लेकिन हाउस होल्ड उसको कंजप्शन पर्पस के लिए यूज करेगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट इनकम डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट्स एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर। एज सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन्स टेकन फॉर सेल्फ कंजप्शन। वो लोन जो सेल्फ कंजप्शन के लिए कंज्यूमर ने लिया है और पब्लिक डेट्स जो है उस पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट पे करेगी, ये दोनों इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होते। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर ये भी इंक्लूड नहीं होगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड इज इंटरेस्ट। फोर्थ पॉइंट अब आ गया है आपका प्रॉफिट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले क्या था आपका व्हाट? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फोर्थ इज प्रॉफिट। तो ये फोर्थ पॉइंट हम कर रहे हैं। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रॉफिट भाई क्या है? एंटरप्रेन्योर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया प्रोडक्शन में, कोई भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसके बदले आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो वो भी आपका पार्ट ऑफ इनकम है। इट इज अ रेजिडुअल इनकम विच एन एंटरप्राइज अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद जो उसके पास एंड में बचता है वो उसका प्रॉफिट है। इसके 3 पार्ट है प्रॉफिट के: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एन एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स। ये वो टैक्स है जो कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट को पे करेगी जितना उसने प्रॉफिट अर्न किया उसके ऊपर। ये आपका प्रॉफिट का पार्ट होता है। इसको अगर प्रॉफिट टैक्स लिखा हो कॉर्पोरेट टैक्स की जगह तो आप समझ जाइएगा एक ही बात है। एंड बिजनेस टैक्स इज ऑल्सो कॉर्पोरेट टैक्स। कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज आपको अलग अलग दे देते हैं तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, इसीलिए थ्योरी जरूरी होती है। Next is dividend. It refers to that part of profit which is paid to shareholder in the ratio of their shareholding. Dividend क्या होता है? अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, जितने भी शेयर खरीदे हैं उन शेयर्स पे एट द एंड ऑफ द ईयर आपको डिविडेंड अनाउंस करती है कंपनी और वो डिविडेंड आपको मिलता है। शेयर में आपने पैसा लगाया तो बेसिकली आप उस शेयर के ओनर हुए और उसके बदले जो डिविडेंड आया वो आपका प्रॉफिट हुआ, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि बहुत से शेयर होल्डर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? अब रिटेन्ड अर्निंग इज जब टैक्सेस वगैरह का लगाने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो जो है बिजनेस में ही रखते हैं, तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट तो वो है ना। It refers to that part of profit which is kept as reserve to meet the unexpected contingencies or for business expansion। या तो business expansion या कोई आपका बैकअप प्लान है, अनएक्सपेक्टेड कोई भी बात हो गई तो उसके लिए यूज करना है उसे। इट इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। और सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर और रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 3 पार्ट होते हैं आपके प्रॉफिट के: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स के दूसरे नाम और क्या है? प्रॉफिट टैक्स एंड बिजनेस टैक्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट और आता है इसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस।
ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में क्या बता रहे हैं, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज अनदर टर्म यूज्ड इन फैक्टर पेमेंट। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेज इन बोथ इन private and government enterprise. However, it does not arise in the general government sector as it works with the motive of social welfare. So its basic aim is to operate for the benefit of public. So income like rent, interest and profit are nil in general government sector. तो जो government sector की ये सब incomes हैं इनको नहीं लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। सो ऑपरेटिंग सरप्लस में भी वही है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अगर है तो इन सब चारों को मिला के आप ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो चार हमने ऐड किए हैं अभी, ये आपके जो है ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो 1 2 3 4 ऐड करेंगे, विल गेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट इज ये जो हमने किया है ना, मैं फिर से बता देती हूँ। ये आपका रेंट, वेजेस, एक मिनट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चार पॉइंट को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाता है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो याद रखिएगा ये चारों चीजें इसमें इंक्लूडेड है, दोबारा से काउंट नहीं करेंगे हम। Next is mixed income. It is the income generated by own account worker like farmer, barbers, etc. and unincorporated enterprise like retail traders, small shopkeeper. देखिए छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, अब उनकी कोई कैटेगरी नहीं बची तो उनको मिक्स्ड इनकम कहते हैं। इट इज द टर्म यूज फॉर एनी इनकम दैट हैज एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। एक से ज्यादा टाइप की फैक्टर इनकम हो रही है तो ये टर्म यूज होती है, क्योंकि मिक्स तभी यूज हो रहा है इसके लिए। बट मिक्स्ड इनकम अराइजेज फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, बेसिकली जो खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, हुज इनकम इंक्लूड्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब मिक्स मैच होता है, इसलिए वो मिक्स्ड इनकम है। एंड दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनकम ऑफ डॉक्टर रनिंग ए क्लिनिक एट हिज रेजिडेंस, तो देखो कितना सब कुछ मिक्स हो गया। रेजिडेंस है तो रेंट आ जाएगा, सर्विस भी वो प्रोवाइड कर रहा है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड इनकम कहते हैं। तो ये आपका इनकम मेथड था। उसके बाद रीजन फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। In certain situation, accounts of most production unit are not available to the estimator of national income. Moreover, due to the different accounting practice, it is not possible for estimator to clearly identify the components of different factor income. वो नहीं बता सकते. So when total factor payments can be estimated but cannot be segregated into separate heads, COE, rent and रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, देन एन एडिशनल फैक्टर पेमेंट नॉन एज मिक्स्ड इनकम हम ऐड कर देते हैं। दिस फैक्टर पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एज हिज प्रॉब्लम राइजेज मेनली इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल लाइक डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट, इनके ही ये मेजर प्रॉब्लम होती है। तो हमने चार फैक्टर यहाँ पे किए हैं इनकम मेथड में। वन इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंड आपका रेंट एंड रॉयल्टी है, थर्ड आपका इंटरेस्ट, फोर्थ आपका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग में आपका क्या क्या आ जाएगा, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एंड फिफ्थ इज मिक्स्ड इनकम। तो पांच फैक्टर होते हैं आपके इनकम मेथड के, होपफुली क्लियर होंगे। नेक्स्ट में हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे और इसके स्टेप्स को चेक करेंगे। ध्यान से कीजिएगा, इनकम मेथड का न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा ओके आई नो एवरीथिंग। तो ये सब चीजें आप रिवाइज कीजिएगा।